धन के मोर्चे पर भारत सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ काले धन के मसले पर जानकारियां साझा करने पर सहमति और पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट के दौरान भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली और स्विट्जरलैंड की वित्त मंत्री एवलिन विडमर के बीच हुई मुलाकात के दौरान भारत को ये कामयाबी मिली। भारत के पास अब तक काला धन रखने वाले खाताधारकों के नामों की लिस्ट भी विसल ब्लोअर्स के जरिए ही मिली है, लेकिन स्विट्जरलैंड की जानकारी देने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब टैक्स हेवन देश उन नामों पर मोहर लगाए। 40 मिनट तक चली जेटली और विडमर की मुलाकात के बाद जेटली ने कहा कि स्विट्जरलैंड ने काले धन के मुद्दे पर भारत को सहयोग का वादा किया। पीटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक स्विट्जरलैंड ने भारत को उन खाताधारकों के खातों की जानकारी देने पर रजामंदी जताई है जिनके खिलाफ भारत में चल रही जांच में एजेंसियों को पुख्ता सबूत मिले हैं। काले धन के मोर्चे पर सरकार को मिली इस कामयाबी के बाद जेटली ने कहा कि दुनिया अब सूचनाओं के ऑटोमेटिक एक्सचेंज की तरफ बढ़ रही है। हरियाणा में पानीपत की इसी मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश पहुंचाएंगे। 25 एकड़ में फैले इसी मैदान से मोदी देशव्यापी अभियान की शुरुआत करेंगे। रैली के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। 4000 जवानों की तैनाती की गई है। रैली में पीएम और हरियाणा के सीएम खट्टर के अलावा मेनका गांधी, स्मृति ईरानी, राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे, गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल भी मौजूद होंगी। अब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान में नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक मिशन का रूप में लिया है। पहला हमारा टारगेट जो हरियाणा प्रदेश के 12 जिले हैं जिनके अंदर बेटियों की संख्या कम है उनको समान रूप से आगे लाने की है, और उसके बाद कई योजनाएं ऐसी हैं जिनकी नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जिनकी घोषणाएं करेंगे, ये उन्हीं का स्तर बनता है। हरियाणा में आज भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या देश में सबसे कम है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने अपनी योजना की शुरुआत के लिए हरियाणा को चुना। आज से देश के जिन 100 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत होने जा रही है उसमें हरियाणा के 12 जिले शामिल हैं। हरियाणा के रोहतक जिले का शामली गांव लड़के और लड़कियों की गिनती के सबसे खराब अनुपात वाले गांव में से एक है। दिल्ली से केवल 90 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में 1000 लड़कों के पीछे केवल 388 लड़कियां हैं। गांव की आबादी करीब 5000 है। शामली गांव तो महज एक नमूना है। रूढ़िवादी सोच के चलते देश के कई गाँव में हालात बेहद खराब हैं। सरकार के लिए यही आंकड़े चिंता का सबसे बड़ा सबब है। एन श्रीनिवासन के लिए आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट आज मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट पर फैसला सुना सकता है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच पर आई मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट में श्रीनिवासन की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोर्ट के फैसले के बाद श्रीनिवासन बीसीसीआई के चुनाव में हिस्सा ले पाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। इंडिया गेट और राजपथ के पास सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इंडिया गेट के लॉन्स को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। सेना के जवानों और सैन्य वाहनों की मौजूदगी से पूरा इलाका छावनी जैसा दिखने लगा। 26 जनवरी के दिन मोदी और ओबामा के चारों तरफ 7 चक्रीय सुरक्षा होगी। सुरक्षा इंतजामों की जांच के लिए 26 जनवरी से पहले कुछ ड्रिल भी की जा सकती हैं। 27 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का आगरा दौरा प्रस्तावित है। आगरा में भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। आगरा के सर्किट हाउस में बुधवार को दिन भर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी सुरक्षा इंतजामों को लेकर माथापच्ची करते रहे। शिवसेना बाला साहब ठाकरे का जन्मदिन भव्य अंदाज में मनाने के लिए जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। शुक्रवार को बाला साहब ठाकरे का जन्मदिन है। बाला साहब ठाकरे के देहांत के बाद हुए राज्य के पहले विधानसभा चुनावों में ही पार्टी ने कामयाबी हासिल की और बीजेपी से खटपट के बाद आखिरकार सरकार में साझेदार भी बन गई। पद्म विभूषण कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण की हालत में अब सुधार दिखने लगा। उनके परिवार के लोगों के मुताबिक आर.के. लक्ष्मण अब मुस्कुरा कर भी बात कर पा रहे हैं। 5 दिन से आर.के. लक्ष्मण पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती हैं। 93 साल के मशहूर कार्टूनिस्ट की हालत अभी भी गंभीर लेकिन स्थिर बनी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई। बुधवार को नामांकन के आखिरी दिन तमाम दिग्गजों ने अपना पर्चा भरा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार कुल 923 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया।
पर्चा दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तमाम दलों ने पूरी ताकत प्रचार पर झोंक दी है। 7 फरवरी को दिल्ली के वोटर अपना फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। बुधवार को पर्चा दाखिल करने वालों में बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने कृष्णानगर सीट से, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से और कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष अजय माकन ने सदर बाजार सीट से अपना पर्चा दाखिल किया। तीनों ही नेताओं ने नामांकन दाखिल करने से पहले सड़क पर शक्ति प्रदर्शन किया। नई दिल्ली सीट से पिछले चुनाव में शीला दीक्षित को पटखनी देने वाले केजरीवाल एक बार फिर इसी सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार उनके सामने बीजेपी ने युवा चेहरा नुपुर शर्मा को मैदान में उतारा। केजरीवाल पहले मंगलवार को नामांकन भरने वाले थे, लेकिन रोड शो में उमड़ी भीड़ के बाद केजरीवाल ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन के बाद केजरीवाल ने कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। लड़ाई जो है वो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ। कृष्णानगर सीट से नामांकन दाखिल करने वाली किरण बेदी ने नामांकन से पहले रोड शो भी निकाला। रोड शो में उनके साथ डॉक्टर हर्षवर्धन, सतीश उपाध्याय, विजय गोयल और महेश गिरी भी नजर आए। रोड शो में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। नामांकन दाखिल करने के बाद किरण बेदी ने कहा कि उन्होंने अपना पहला इम्तिहान गोल्ड मेडल से पास किया है। मन में ख्याल है कि पहला पड़ाव फर्स्ट क्लास फर्स्ट हमें रिटर्निंग ऑफिसर ने गोल्ड मेडल दिया है। मैंने पहली बारी ऐसा जनता का कुंभ मेला देखा है। किरण बेदी रोड शो से पहले सड़क पर पैदल ही लोगों से मुलाकात करने निकली। इस दौरान उन्होंने रिक्शा वालों, ऑटो वालों, सफाई करने वालों और चाय वालों से मुलाकात की और बातचीत कर उनका दिल जीतने की कोशिश की। हालांकि बुधवार को बेदी के मिशन के बीच आ गए लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मूर्ति को बेदी ने पहले हाथों से साफ किया और फिर बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाली पट्टी लाला लाजपत राय की मूर्ति के गले में पहना दी। इसे लेकर किरण बेदी पर केजरीवाल ने भी निशाना साधा। टिकट बंटवारा और नामांकन दाखिल करने की चुनौती पार करने के बाद बीजेपी अब प्रचार पर पूरा जोर लगाने वाली है। प्रचार की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी कैंपेन कमेटी की आज अहम बैठक होगी। वैसे सूत्रों की माने तो पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किरण बेदी की तस्वीरों वाले नए पोस्टर और होर्डिंग्स लगाने की तैयारी कर ली है और जल्द ही ऑडियो वीडियो संदेशों के जरिए होने वाले प्रचार में भी मोदी और किरण बेदी एक साथ नजर आएंगे। दिल्ली की जंग फतेह करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वालों से फिर से वोट मांगने आएंगे। सूत्रों के माने तो बीजेपी जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी की जनसभाओं का खाका तैयार कर लेगी। दिल्ली में पीएम मोदी 28 जनवरी से 5 फरवरी के बीच 5 जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं। इससे पहले दिल्ली वालों से वोट मांगने के लिए मोदी 10 जनवरी को रामलीला मैदान में रैली को संबोधित कर चुके हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का पूरा जोर दिल्ली में है। अमित शाह आज दिल्ली में 3 जगह कार्यकर्ता सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। खास बात यह है कि आज कार्यकर्ता सम्मेलनों में अमित शाह के साथ पार्टी की सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी भी होंगी। ये कार्यकर्ता सम्मेलन आज चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली और फिर उत्तर पूर्व दिल्ली के सोनिया विहार में होंगे। कांग्रेस ने भी चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कस ली है। दिल्ली वालों से वोट मांगने के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मैदान में उतरेंगी। सूत्रों की माने तो 1 फरवरी को सोनिया गांधी बदरपुर के जैतपुर गांव में रैली को संबोधित कर सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी भी दिल्ली में 2 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने खास रथ तैयार किए हैं। एलईडी स्क्रीन वाले ऐसे 45 रथ दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों पर घूम घूम कर पार्टी का प्रचार करेंगे। आज दोपहर 3 बजे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली इन रथों पर 15 साल के कांग्रेस राज में दिल्ली में हुए विकास के कामों को दिखाया गया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी दिल्ली में बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी की तारीफ की। बाबा रामदेव ने किरण बेदी की सीएम पद की दावेदारी पर बोलते हुए कहा कि दिल्ली वाले किरण बेदी के हाथ में कमान सौंपकर खुद को सुरक्षित और निर्भय महसूस करेंगे। दिल्ली के लोग भी अपने आप को बहन किरण बेदी जी के हाथों में सत्ता सौंप करके निश्चिंत, सुरक्षित और निर्भय महसूस करेंगे।
पुलिस अधिकारियों को बीजेपी कुछ खास ही भा रही है। पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह, फिर किरण बेदी और अब बृजलाल। यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए। 37 साल तक पुलिस की नौकरी करने के बाद बृजलाल 30 नवंबर 2014 को रिटायर हुए थे। बृजलाल ने मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि पहले वो पुलिस के सिपाही थे और अब बीजेपी के सिपाही हैं। और एक कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी उसको मैं करता रहूँगा। मैं अब तक पुलिस का सिपाही रहा हूँ 37 वर्ष। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। बिहार के मुजफ्फरपुर में तनाव के हालात अभी भी बने हुए हैं। हालात का जायजा लेने के लिए बुधवार को सीएम जीतन राम मांझी पहुंचे तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे। मुजफ्फरपुर में एक युवक की लाश मिलने के बाद भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। मांझी और लालू दोनों ने ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही। यहाँ पर एक आउटपोस्ट की व्यवस्था करनी जा रही है। संशय करते यहाँ पर पुलिस रहेगी और यहाँ के लोग जितने भी लोग हैं किसी प्रकार के घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार उनके साथ है। आपराधिक घटना घटी है उसको सरकार सख्ती से देखे ताकि कोई फिर हिम्मत न करे। आइलों का ढाढ़स बढ़ाए। दोषियों पर कार्रवाई दोषियों पर कार्रवाई सख्त किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की बैठक बुधवार शाम हुई। कैबिनेट की बैठक में जम्मू और कश्मीर को सरकार की तरफ से सौगात दी गई। सरकार ने उधमपुर और रामबन में सड़क योजना को मंजूरी दी। इस योजना पर 1758 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र की तारीखें भी तय हो गयी। संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगा। 26 फरवरी को संसद में रेल बजट पेश किया जाएगा। 27 फरवरी को वित्त मंत्री आर्थिक सर्वे संसद में रखेंगे तो वहीं 28 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली देश का आम बजट संसद में पेश करेंगे। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 20 अप्रैल से 8 मई के बीच होगा। लखनऊ में बुधवार शाम एक वकील की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। वकील निखिलेंद्र गुप्ता शाम को जब अपने घर जा रहे थे उसी समय उन पर बम से हमला किया गया। आनन फानन में वकील को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वकील की हत्या के विरोध में नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोलकाता के पौष इलाके सॉल्ट लेक में 12वीं की एक छात्रा की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाली इस छात्रा की लाश एक बहुमंजिला इमारत के पास मिली। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रा की मां को बुलाकर उसकी शिकायत की थी, जिसके बाद से वो परेशान थी। बताया जा रहा है कि इस घटना से परेशान होकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। पटना के एम्स अस्पताल में एक डॉक्टर पर इलाज के लिए आई युवती से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। 20 साल की युवती के मुताबिक पेट में दर्द की शिकायत के बाद वो इलाज के लिए अस्पताल आई थी। पीड़ित का आरोप है कि चेकअप के दौरान वहां मौजूद डॉक्टर ने उसके साथ छेड़खानी की। पुलिस की माने तो पीड़ित ने अभी सिर्फ अस्पताल प्रबंधन से इसकी शिकायत की है, लेकिन वो पूरे मामले की जाँच कर रही है। मुंबई से सटे ठाणे के कल्याण में नौकरी से निकाले जाने के बाद एक नौकर ने मालिक से बदला लेने के लिए 4 साल के बच्चे को अगवा कर लिया। बच्चे के पिता की शिकायत पर जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि आरोपी नौकर बच्चे को लेकर गुजरात भाग गया। बाद में पुलिस की टीम ने गुजरात जाकर बच्चे को आरोपी के चंगुल से आजाद करा लिया। पुलिस ने आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया है।